मुझे पता नहीं लंबाई बढ़ाने के लिए वो कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था। उम्र तो उसकी मात्र 20 साल थी, लेकिन वो नल के हैंडल को इस कदर हचक कर चलाता था कि पानी प्रेशर के साथ में निकलते थे, जिससे मैं पूरी तरह से हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मस्त है। आप हमारा साथ दीजिए वीडियो पर एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम पूजा है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटा है और 1 बेटी है। लेकिन मैंने तीनों बच्चों को अपने पति के बहन के घर पर छोड़ दिया है। वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं और मेरे पति घर पर रहते हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उन्हें केवल 6,000 रुपये वेतन मिलता था। इतनी कम आमदनी में घर का खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए मैंने घर पर ही कोचिंग शुरू की है। मेरे पास 12वीं तक के लड़के लड़कियां आते थे। कोचिंग से मुझे हर महीने 8,000 रुपये की आमदनी होती थी, लेकिन वह भी घर के खर्चों में ही खत्म हो जाती थी। इतने पैसों में भी घर का खर्च सही तरीके से नहीं चल पाता था। एक दिन सहयोग से मेरी कोचिंग पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति अपने 16 साल के भांजे को लेकर आया। वह व्यक्ति महंगी कार में आया था और उसकी रहन सहन पूरी तरह अमीरों जैसी लग रही थी। उसके शानो शौकत देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम अच्छेलाल है और मैं अपने भांजे का कोचिंग कराने आया हूँ। उस आदमी ने आंखों में आंसू भरते हुए आगे कहा कि मेरे भांजे के माँ बाप बचपन में ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे, इसलिए मैं खुद ही उसका देखभाल करता हूँ। अब मेरे मन में ये सवाल लगा था कि कितना संपन्न व्यक्ति होने के बावजूद वह अपने भांजे को किसी बड़े शिक्षक के पास ना ले जाकर मेरी कोचिंग में क्यों लाया है। मैंने सीधा वही सवाल उनसे पूछ लिया। इस पर वह बोले, मैडम अगर आप मेरे भांजे को 16 साल का समझ रही है तो साफ कर दूं कि वह 16 का नहीं बल्कि 20 साल का है। उसकी 12वीं पास करने की उम्र तो कब की निकल चुकी है। पिछले 3 साल से वह बार बार 12वीं में फेल हो रहा है। शहर के नामी कोचिंग सेंटर भी उसे पास कराने में नाकाम रहे किसी छात्र से आपका नाम सुना था। इसी आस में आपके पास आया हूँ। मुझे भरोसा है कि यहाँ पढ़ाई करने से इस बार मेरा भांजा जरूर 12वीं पास कर लेगा। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने उनके भांजे का दाखिला कर लिया। आमतौर पर मैं बाकी छात्रों से 1,700 रुपये मासिक फीस लेती थी, लेकिन भजनलाल के भांजे के लिए 4,000 रुपये फीस तय की। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और उसी दिन से उनका भांजा मेरी कोचिंग में आने लगा। उनके लिए 4,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी। पहले ही दिन भजनलाल ने मेरे पूरे महीने की फीस चुका दी। जब मैंने अच्छेलाल को पढ़ाना शुरू किया तो वह पढ़ाई में मुझे बेहद कमज़ोर लगा। उसका ध्यान पढ़ाई से भटक कर कहीं और रहता था। 4 दिन तक यही स्थिति बनी रही। 5वें दिन पनेलाल कोचिंग सेंटर आया। तब मैंने साफ कहा, आपका भांजा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। मुझे लगा कि अच्छेलाल पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा, 4,000 रुपये में यह मुमकिन नहीं होगा। आपके भांजे पर खास ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हर महीने 6,000 रुपये देने होंगे। पनेलाल बिना किसी बहस के तुरंत हामी भर दी और कहा, मेरा भांजा इस बार किसी भी हाल में 12वीं पास होना चाहिए। जब उन्होंने इतने सारे पैसे देने में कोई आनाकानी नहीं दिखाई, तब मैंने कहा कि आपके भांजे को मैं एक क्लास इस तरह दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। पीनेलाल के भांजे का नाम अच्छेलाल था। मैं सभी बच्चों को शाम के 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाती थी। 8 बजे के बाद जब भी बच्चे चले जाते थे तो मैं 1 घंटा ज़्यादा 9 बजे तक अच्छेलाल को अकेले पढ़ाती थी। अब हुआ कुछ यूं कि एक दिन जब सारे बच्चे पढ़ाई करके चले गए
तब मैं रसोई घर में खाना खाने चली गई क्योंकि उस समय मुझे बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि मेरे पति का 3 बच्चों से पेट नहीं भरा था, इसलिए उन्होंने चौथे बच्चे की जिम्मेदारी सौंप दी थी जो अभी मेरे पेट में ही था। जब मैं जल्दी से बाहर आई तो मैंने देखा कि अच्छेलाल अपने बैग से लैपटॉप निकालकर गेम खेल रहा था। जैसे ही मैंने गुस्से में उसके हाथ से लैपटॉप ले लिया। उसके पास जो लैपटॉप था वह सस्ता वाला नहीं था बल्कि बहुत महंगा था। 20 साल के लड़के के हाथ पर में तकरीबन 80,000 का लैपटॉप देखकर मेरी आंखें चमक गई। अच्छेलाल की जिद उस दिन समझ में आई। मैंने उसके हाथ से लैपटॉप लेने की कोशिश की, वह वापस लेने की जिद करने लगा। खींचतान में मेरी चुनरी सरक गई और उसकी नज़र अचानक मेरे उसी जगह पर टिकी मेरा काफ़ी बड़ा निकला हुआ था। क्योंकि मैंने आपको पहले अभी बताया कि मैं पेट से थी। मैंने तुरंत चुनरी ठीक किया और उसे लैपटॉप लौटा दिया। अब तक मैं उसे बच्चा समझती थी लेकिन उस दिन उसका बर्ताव अलग लगा। मैंने कहा खत्म, ट्यूशन हो गई, अब घर जाओ। मगर वो पास आकर बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई, और मेरा हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श किसी बड़े व्यक्ति जैसा लगा। तभी मेरे पति मोहित उन्हें देखकर अच्छेलाल ने हाथ हटा लिया। मेरे पति ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अच्छेलाल को छोटा लड़का मानते थे। मैंने अच्छेलाल से कहा कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है और अब तुम घर जा सकते हो क्योंकि कोचिंग का समय समाप्त हो गया है। ये सुनकर की ओर चल पड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति मोहित से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है? वह बोल, इस महीने उसकी कमती तनख्वाह आई है। ये सुनते ही मैंने अलमारी से 3,000 रुपये निकालकर उसे दिए और कहा कि मैं अपने कोचिंग क्लास से अच्छी आमदनी कर रही हूँ। मोहित ने मुझे कसकर अपनी बाहों में ले। उसके बाद उसने मेरे बालों को सहलाया, फिर उसने अपने नल से हैंडल दबाकर हच हच करके पानी निकाल दिया। फिर आराम से बैठकर पीने लगा। उस समय मुझे ये सब देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसका साथ नहीं दिया। जब वह बोरिंग कर रहा था तब मैंने भी अच्छे से उसका साथ निभाया। अब वो शांत होकर बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गया था। जब मैं पीछे मुड़कर दरवाजे को बंद करने गई तब मुझे अच्छेलाल दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम कि हम और हमारे पति ने अब तक जो कमरे में किया था उसको इतने सब देख लिया था या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने अच्छेलाल से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छेलाल हिचकिचाते हुए बोला, मैडम जी, एक बायोलॉजी का एक सवाल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए रुक गया था। तभी मोहित फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मैं अच्छेलाल को लेकर हॉल में आ गई। घर में पढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों की नज़रें क्या देखने कहा नहीं जा सकता। हॉल में पहुंचते ही अच्छेलाल ने कहा, बायोलॉजी मैं कल समझ लूंगा, और वह घर चला गया। एक्स्ट्रा क्लास के लिए 8 बजे से 9 बजे तक रुका। उसे कुछ अभ्यास कराया और मैं अपने कमरे में आ गई। शाम को मैंने तय किया था कि अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदोगे। अलमारी खोली तो उसमें सिर्फ 4,000 रुपये थे, जबकि कल 2,000 जमा किए थे और 3,000 मोहित को दिए थे। बाकी के 14,000 होने चाहिए थे, लेकिन 10,000 रुपये का बात है। ये देखकर मैं घबरा गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अच्छेलाल अचानक वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पूछते हुए पूछा। मेरी परेशानी सुनकर उसने अपने बैग से 20,000 रुपये निकाले मेरे हाथ में रखती है। यह मदद देखकर मैं भावुक हो गई और उसे गले से लगा लिया। हालांकि मैंने उसे भावनाओं में बहकर गले लगाया था, लेकिन अच्छेलाल का पकड़ने का तरीका कुछ अलग था। उसका स्पर्श असामान्य लगा, जहां पर आदमी अपना सब कुछ भूलकर कुछ ना कुछ कर ही जाता है, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वह अब बच्चा नहीं रहा।
मैं तुरंत सतर्क हो गई और उसे खुद से दूर कर दिया। उसकी नज़रों में आए बदलाव ने मुझे धोखा दिया। मैंने पैसे ले लिया और उसे हॉल में जाने को कह दिया। उस दिन के बाद अच्छेलाल मुझसे ज्यादा घुलने मिलने लगा। वह हंसी मजाक करते हुए बात करने लगा। समय ही बीतता गया। कुछ दिनों बाद जब मुझे दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी तो अच्छेलाल की नज़रें फिर से भटक गई। वो मुझे ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि मुझे अपनी ओढ़नी का ख्याल भी नहीं रहा। मेरी नज़रें भी उसी पर टिक गई। ऐसा पुरुष स्त्री की परवाह करता है और उसे खुश रखता है, उसके साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। इधर मैंने अपने पति से दूरी बना ली थी क्योंकि वह ना तो मेरी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा था और ना ही मेरे साथ समय बिता रहा था। मैंने अपनी चुनरी ठीक करनी शुरू की तो अच्छेलाल ने अपना चेक बुक निकालकर मुझे दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं चुनरी ठीक करने में समय ना लगा हूँ। उसकी नज़रों और मदद से मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी सुंदरता से आकर्षित हो गया है। मैंने भी धीरे धीरे उसे अपने मोहब्बत के फांसे में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसकी पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान मुझ पर था और मैं भी उसे अपनी तरफ से दूर नहीं होने देते थे। एक दिन अच्छेलाल के मामा उसे लेने आए और बोले कि अब कोचिंग के लिए काफ़ी उत्साहित रहता है। मामा को ये नहीं पता था कि अच्छेलाल के पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और थी। एक बार उसने कहा, टीचर आप साड़ी से ज़्यादा छोटे कपड़ों में अच्छी लगेंगे। कुछ दिन बाद वह मुझे शॉपिंग मॉल ले गया और महंगे कपड़े दिलवाए। मैंने कहा, अगर तुम्हारे मामा को पता चला तो क्या होगा? वह बोला, मामा खुद मेरे खर्च के लिए पैसा अकाउंट में डालते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छेलाल ने बताया, मामा जी मुझे 30,000 पैकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने कभी किसी पर खर्च नहीं किया। अब मैं तुम पर खर्च कर रहा हूँ। ये कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं 1 महीने के काम से भी उतने पैसे नहीं कमा पाती थी, लेकिन अच्छेलाल की पैकेट मनी 30,000 थी। उस दिन शॉपिंग मॉल में 4 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आकर मैंने कॉफ़ी पी और पैरों की मालिश करने लगी। तभी अच्छेलाल मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर को पूरी तरह से आकर्षित हो गया और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। जब मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। अच्छेलाल ने कहा, पूजा तुम्हें जो चाहिए मैं दे रहा हूँ, तो तुम भी मुझे वही दो जो चाहता हूँ। ये सुनकर मैं चौंकी क्योंकि वह हमेशा मुझे टीचर या मैडम कहता था, लेकिन आज उसने सीधे मेरा नाम लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे अजीब सा और देखता था, लेकिन अब उसने अपनी इच्छा साफ जाहिर कर दी। मैंने अच्छेलाल से पूछा, अगर मैं तुम्हें माना कर दूं? तो उसने जवाब दिया, तो फिर मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। अब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर अच्छेलाल मुझसे दूर गया तो मेरी आर्थिक मदद और घर दोनों खत्म हो जाएंगे। तब मैं घबराई क्योंकि पैसों की मुझे सख्त जरूरत थी। मेरे पति की सैलरी में घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे और हमारे 6 बेटे की पढ़ाई के लिए हमें पैसे भेजने पड़ते थे, हमारे नंद के घर। इन सब को सोचकर मैंने अच्छेलाल को इजाज़त दे दी और वो सब देने के लिए तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा अच्छेलाल को इन सब का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने एक अनुभवी व्यक्ति की तरह मुझसे करने लगा। मैं उसे छोटा समझ रही थी, लेकिन दरअसल को बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वह हर रोज अतिरिक्त कक्षा के समय मेरे साथ रहने लगा था। 1-2 हफ्ते बीत गए। एक दिन मैंने अच्छेलाल के पास कुछ ऐसी नल पर लगाने वाले परफ्यूम देखे। जब मैंने उससे पूछा कि लंबाई बढ़ाने वाली परफ्यूम कहाँ से लाया, तब उसने हंसते हुए कहा, रुपया फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। अच्छेलाल की ये बात सुनने में अजीब लगी,
लेकिन मुझे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह मेरे साथ समय बिताने से पहले उन परफ्यूम का इस्तेमाल करता था जिससे मुझे इतनी गर्मी महसूस होती कि पसीना बहने लगता। मैंने कई बार उसे ये परफ्यूम न लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं माना। एक दिन जब उसने बिना किसी परफ्यूम के समय बिताने की कोशिश की तो उसने खुद को कमज़ोर महसूस पाया। लगातार परफ्यूम का उपयोग करने के कारण उस दिन अच्छेलाल को सिर घूमने जाता महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अच्छेलाल मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा था और मैं भी उसे वही दे रही थी जिसकी उसे चाहत। इन सब बातों की मेरे पति मोहित को जरा भी भनक नहीं थी। दूसरी तरफ अच्छेलाल को यह मालूम था कि मेरा पेट भरा हुआ है, फिर भी उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। वह हर पहलू से निश्चिंत था और अपना समय वह अच्छे से हर एक तरीके से करके मजे लेता था। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन का अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। कॉल मेरी नंद पूनम का था। जब मैंने फ़ोन उठाया और जो कुछ भी उसने बताया सुनकर उसे मेरी रूह कांप उठी। उस वक्त मैं अच्छेलाल के साथ अपने पलों में खोई हुई थी और अच्छेलाल को चक्कर आ रहे थे, जिसके कारण वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। जैसे ही मैंने पूनम की बात सुनी, मैंने तुरंत अच्छेलाल से दूरी बना ली। पूनम ने गुस्से भरे लहजे में कहा, पूजा, अभी के अभी आकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। तुम्हारे बेटे एक ऐसा घिनौना काम किया है जिससे मेरी इज्जत को दागदार कर दिया है। रोशन जो मेरा बेटा था, कोचिंग पढ़ने जाता था, वहाँ उसने अपनी शिक्षिका पर गलत नज़र डाली शुरू कर दी थी। उसकी बुआ इस बात से नाराज होकर उसे हमारे घर छोड़कर चली गई थी। बेटे के बारे में सुनकर मैं बेहद असमंजस में पड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह समझाऊं। मैं खुद एक शिक्षिका होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 20 साल के युवक की अनुचित मांगों के आगे झुक गई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने समय रहते हैं अच्छेलाल को उसकी गलत हरकतों के लिए सख्ती से मना कर दिया होता और अपने निजी भावनाओं में बहकर उसे करीब आने का मौका ना दिया होता, तो आज मेरा बेटा भी ऐसा नहीं करता। ये सोचकर मेरा मन ग्लानि और पछतावे से भर गया। रोशन जो मेरा बेटा था, उसके द्वारा किए गए कार्य मेरी ही गलतियों का नतीजा था। शायद मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाने के लिए ही यह सब कुछ हुआ। उस दिन मैंने अच्छेलाल द्वारा दिए गए तभी उपहार और पैसे लौटा दिया और उसे हमारी कोचिंग में आने से सख्ती से मना कर दिया। कुछ समय बाद मैंने कोचिंग पढ़ाना भी छोड़ दिया, क्योंकि पिछले महीने में जो कुछ भी हुआ था वह मेरे लिए गहरे पश्चाताप का कारण बन गया था। मैं इस बारे में अपने पति से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और ना ही अपने 16 वर्षीय बेटे रोशन से आंखें मिलाकर देखी। रोशन ने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस अधिकार से डांटूं। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब जो भी हूँ उसी में संतोष करूँगी। मुझे समझ आ गया था कि धन ही सब कुछ नहीं होता, उससे कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं अच्छे संस्कार। यही सोचकर मैंने ठान लिया कि मैं अपने बेटे रोशन को एक संस्कारी और अच्छा इंसान बनाने पर ध्यान दूंगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और कहानी है जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आप हमारी और भी ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।